चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और सूडो फोर्स पढ़ेंगे। सूडो फोर्स होता क्या है उसके बारे में पहले एक बार समझने से पहले फ्रेम समझ लेते हैं। फ्रेम क्या होता है भाई, पहले भी पढ़ चुका है। फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जहां पर ऑब्जर्वर बैठा, ऑब्जर्वर मतलब कि जो भी किसी भी प्रकार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बल भी लगा रहे हो तो कोई एक देखता है, वही बताता है ना, देखो ये धक्का दे रहे हैं। गाड़ी को तुम धक्का दे रहे हो, बगल में तुम्हारा दोस्त बैठा है साइड में, तो वो बताएगा ना तुम धक्का दे रहे हो। तो किसका मतलब क्या है, फ्रेम की बात हो रही है ना। तो देखने वाला जहां बैठता है वही है फ्रेम। ठीक, तो अब यहां बात करते हैं अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट। देखो रिस्पेक्ट बोल दिया ना, जिसके रिस्पेक्ट में टू विच द पोजीशन और मोशन, पोजीशन मतलब आपकी लोकेशन और मोशन मतलब आपका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि देखो मोशन में मैं आ रहा हूं तो आप बताओगे ना, कहोगे पोडियम के पास थे, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, पोडियम के पास थे, फिर से बोर्ड के पास आ गए। तो आपने पता क्या सराउंडिंग को देखा और उसके बाद डिसाइड किया कि मैं मोशन में आया हूं या फिर नहीं। लेकिन ये बात आपको सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, आपको अनजाने में पता है बस, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए जिसकी पोजीशन या फिर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पार्टिकल, पार्टिकल कौन हो गया मैं, और किसके रिस्पेक्ट में, क्लासरूम के रिस्पेक्ट में, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, फ्रेम ऑफ, इसी कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, वी कैन क्लासिफाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू टू कैटेगरीज। तो कह रहे हैं कि इसको दो अलग अलग प्रकार में आप दिखा सकते हैं, मतलब फ्रेम को डिसाइड करना है तो दो कैटेगरी बना लो। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था भाई, बताइए, न्यूटन साहब ने दिया था ना। और इसको और एक नाम जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीन लॉज हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया। ये लॉ क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई आप बाहरी बल ना लगाएं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक, तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो, समझ में आ गया ना। तो यही कह रहे हैं, मतलब ऐसा फ्रेम जहां पर ये सारे लॉ नियम लग जाएं उसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है। ऑल द फ्रेम विच आर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू, बताओ, इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर क्या है, बैठा हुआ है कहीं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जो फ्रेम है वो भी इनर्शिया को, इनर्शियल लॉ को फॉलो करेगा, मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। यही तो बताना चाह रहे हैं डायरेक्टली तुमको। आगे देखिए आर क्या है, बताइए, इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब देखना, द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहां न्यूटन साहब की नहीं चलने वाली है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट, ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल। शॉर्ट में अपने दिमाग में लिख लो, यहां पर नहीं लगा सकते भैया। ठीक है, चलो अब ये हो गया, यही शुरू होगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही सूडो फोर्स आता है। ठीक है, सूडो फोर्स जो है इसीलिए अलग से इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहां पर ये न्यूटन के नियम के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो आगे देखिए, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द फ्रेम विच आर एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग with respect to an inertial frame will be non-inertial frame। तो ऐसा कोई भी फ्रेम जो कि क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी या फिर रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट। रोटेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा सिखाया था मैंने, कि जो जिस सेंटर के अलोंग, अगर आपने कोई एक सर्कुलर मोशन देखा है ना, वृत्ताकार चक्कर जो होता है ना, एक सेंटर होता है, उस सेंटर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना, और उसमें क्या होता है, एक रेडियस होता है ना। अब जो आपने जिस पॉइंट के चक्कर आप लगा रहे थे वो पॉइंट भी घूमने लगे तो क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिक्स्ड पॉइंट भी क्या करता है, मोशन में रहता है। हाँ, अर्थ सबसे अच्छा एग्जांपल है। अर्थ क्या करता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट है आपका, ये होता है सूडो फोर्स। यही पढ़ने के लिए हमने ये पढ़ा, ये पूरा हेडिंग हमने क्यों पढ़ा, ताकि हम इसको जान सके। ठीक है, सूडो फोर्स। इसमें नोट्स बना लो पहले, ये वाली नोट्स बनाओ फटाफट, जल्दी बनाओ। चलो देखो भाई, तो अब पढ़ रहे हैं हम लोग जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब क्लियरली समझ में आ गया है कि नॉन इनर्शियल क्यों पढ़ा, जहां पर आपके न्यूटन के नियम नहीं लग रहे हैं अभी, लेकिन उसके अंदर भी तो बल होगा ना। तो जो फोर्स है उसको क्या करें, यहाँ पे सूडो फोर्स पढ़ रहे हैं। ये क्या क्या करें, आगे देखिए वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिक्टिशियस लिखा हुआ है ना। इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी, है ना। हम क्या करें,
इमेजिनरी, आपको इसका कोई भी एप्लीकेशन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आप फील कर सकते हो लेकिन आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, है ना। इसलिए कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स और एन एपरेंट फोर्स, ठीक है, और अ करेक्शन फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये हमेशा कहां लगेगा? पहले ही मैंने बताया ना कि वो पूरा टॉपिक हमने क्यों पढ़ा था, सिर्फ यही जानने के लिए कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स लगता है। तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए, दिस फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन डायरेक्शन, क्या लिखा हुआ आगे? ये जो बल है वो हमेशा क्या लिखा? डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अच्छा, न्यूटन साहब ने पूरी कहानी सिखाई और सिखाया है कि जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है किसका? फ्रेम का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे कंसेप्ट चेंज हो गया है। आगे देखिए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब उसकी जो भी आएगी वैल्यू, वो क्या कह रहे हैं? इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? मास लेना है बॉडी का और एक्सेलरेशन किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो हमने क्या बताया था कि जो वैल्यू होगी इसकी वो कैसे निकालेंगे? मास तो पता ही रहेगा, कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लग रहा है उसका मास पता रहेगा ना हमेशा। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेम तुमने लिया, जैसे मान लो इसमें एक कार्ट है ना, जिससे टायर लगी हुई है, कार्ट देखे हो ना? अरे शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वो शॉपिंग कार्ट भी तो होती है, ठीक, तो वैसे ही कार्ट तुम ये समझ लो। ठीक, अब तुमने जो फोर्स लगाया किस पे लगाया? कार्ट पे लगाया, अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने नहीं लगाया। लेकिन अगर उसके ऊपर भी बल लग रहा है, इसका मतलब है कि कोई और फोर्स आ रहा है, एक्सर्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखा, क्या देखा भाई? अब इस आदमी को ऑब्जर्वर बना दिया। अब मैंने कहा कार्ट के अंदर, तुम बैठ गए, तुम खुद जाके बैठ गए, ठीक, तुमने सीट बेल्ट लगाई, तुम कहीं नहीं जाने वाले। अब तुम पे कितना बल लगा लेंगे? सीट बेल्ट लगा लिया तो तुम वहीं रहोगे ना, ठीक है। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि एक पेंडुलम लगा दिया, क्या किया? कार्ट के छत से क्या कर दिया? एक पेंडुलम लटका दिया। अब इस कार्ट के ऊपर, मतलब फ्रेम के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो इस कार्ट को मैंने बोला कि दिस इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो कितना एक्सेलरेशन हो गया? ए हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, उसने ये देखा कि गाड़ी जब आपकी आगे जा रही है, कार्ट आपके आगे जा रही है, तो पेंडुलम पीछे जा रहा है। पेंडुलम कहां जा रहा है? पीछे, जबकि उसके ऊपर कोई फोर्स तो लगाया नहीं था। हमने फोर्स किस पे लगाया था? फ्रेम पर। और ये फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स और एन एपरेंट फोर्स और अ करेक्शन फोर्स, तीनों एक ही बात है। which is used to explain motion of, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पर न्यूटन के नियम नहीं लगते। ठीक, तो यहाँ पर दिस फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो बल लगेगा ये करता है कार्य हमेशा जो दिशा है जिस पर आपका फ्रेम मोशन कर रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इसका फोर्स लगेगा। और कहां लगेगा? फ्रेम के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कौन है? पेंडुलम फ्रेम के अंदर है कि नहीं है? तो इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डायरेक्शन किसका था? इस तरफ था, फोर्स किधर हो जाएगा? इस तरफ। ठीक, आगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आगे लिखा हुआ है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास। ठीक है, ये है तेरा ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना लेंगे मैंने? स्मॉल एल इनटू उसका क्या कह रहा? मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ गिवन है कि नहीं है? तुम्हें पता है कि नहीं कितना ए है ना? तो इसका मतलब है मैं इस पे कहूंगा इस पेंडुलम पे एक बल लग रहा होगा जो कि इस दिशा में होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? क्लियर है? आसान है? फ्रेम पकड़ना इंपॉर्टेंट है। फ्रेम पकड़ लोगे तो ये वैल्यू निकालना कुछ नहीं है ना? मास हमेशा पता रहेगा, एक्सेलरेशन आपको फ्रेम का बताएंगे, हमेशा फ्रेम का बताएंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे यही तुम क्वेश्चन जो पूछ रहे थे उसमें यही रीजन है जो मैंने नहीं बताया था। ठीक है, इसने एक क्वेश्चन पूछा था, क्लास में डिस्कस होगा वैसे। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है ये एक और बात कह रहा है कि भैया न्यूटन के नियम नहीं लगेंगे तो यहाँ थर्ड लॉ मत लगा देना, है ना? ये इमेजिन मत कर लेना कि ये एक्शन रिएक्शन है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है आपका सूडो फोर्स। इज इट ओके? डायरेक्शन क्लियर है? डायरेक्शन निकालना सबसे आसान है सर, यहाँ माइनस साइन लगा दो। फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला लिखा हुआ है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास इनटू, और वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर क्या होता है? वही डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसपे
हाँ वैल्यू भी हो और दिशा भी हो, है ना। तो यहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, इस तरफ माइनस साइन क्या कर रहा है, उसको उल्टा कर दे रहा है। अगर हम इधर जा रहे थे, अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरो पलट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, डायरेक्शन को बदलने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन और फोर्स का दोनों विपरीत है। तो फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के विपरीत है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहां लिख भी लो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, जिसको समझ नहीं है वही लिखेगा, जिसको आ गया कोई बात नहीं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन का काम ये है कि वो ये दिखाता है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, टू द एक्सीलरेशन, टू द एक्सीलरेशन को मैं ए लिखूंगा। ए क्या है आपको पता है ना, ए क्या है, फ्रेम का एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लेंगे हम। ठीक, देखिए जरा एक सिंपल सवाल पूछना है, क्योंकि वो टॉपिक आगे आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को अभी समझ नहीं आएगा तो मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी। लेकिन अभी तुरंत हम लोग, क्योंकि पिछली क्लास में सीख के आ रहे हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक प्लेन बना दिया। मैंने क्या किया, एक प्लेन बना दिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, छोटा सा ब्लॉक रख दिया, कोई दिक्कत, एक प्लेन है ना। प्लेन मतलब क्या, सतह है। ठीक है, जो उठी हुई है एक तरफ से। अब इसमें कितना कोण बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये छोटा सा एक स्मॉल मास, हमने ऐसे छोटा सा बॉक्स रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, अगर इस समय अगर आपसे मैं कहूं तो एफबीडी बना लोगे, इस पे धरती माता बल लगा रही है, तो आप कहेंगे कि सर ये नीचे की तरफ आएगा भी, अगर तो कैसे आएगा, यहाँ पर एक होगा mg sin, ये तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया है ना आप लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं अगर नहीं लिख पा रहा हूँ जगह कारण, तो आप तो लिख सकते हैं ना mg sin थीटा। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, mg sin थीटा। अब मैं इस एरो को ऐसे मिला दूंगा, इसकी वैल्यू लिख दी, एक ही बल लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा। अब मैंने छेड़छाड़ कर दी इसके साथ। मैंने क्या किया, मैंने कहा इससे एक रस्सी बांध दो। मैंने कहा एक रस्सी बांधो, किससे, फ्रेम से, है ना, और इसको खींचो। यहाँ पर एक मैंने रस्सी ऐसे बांध दी और कह दिया कि इस पे एक F फोर्स लगा रहे। क्या लगा रहे, रस्सी बांध के हमने कहा कि बॉक्स को मत टच करना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लेन को टच कर सकते हो, मतलब ये पूरा ट्रायंगल आगे की तरफ मोशन करेगा। फोर्स लगाया तो मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन ए ले लो। ठीक है, और अब मैंने बोला, अब मैंने फिर से बोला, मैंने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि ये अगर नीचे नहीं आ रहा, मैंने पहले से बता दिया कि जब मैंने बल लगाया तो मैंने ये पाया कि जो ब्लॉक नीचे खसक के धरती माता नीचे लेके आ रही थी खींच के, वो रुक गया, वो नीचे आना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर से कोई खींच रहा हो, है ना। फिर से सुनना ध्यान से, एक सिंपल सा क्वेश्चन को मैंने कितने आराम से, आपका जो इनका क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा सा ट्विचिंग करके आपके हिसाब से बना दिया, जिससे आपको समझ में आए। ये यहाँ पे बना हुआ है, यही सवाल मैं कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता है। ठीक है, तो ये डायग्राम फिर से बना देते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, और देखना अभी आपको सब आ जाएगा। सर इस वजह से, क्योंकि हम लोग उसको जब इस तरीके से खींच रहे हैं तो ऊपर भी एक वो लग रहा है एक्सीलरेशन, जिसको स्यूडो फोर्स। हाँ बस, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने, है ना। इसने मुझे बोला एकदम परफेक्ट, क्या बोला इसने, ये पकड़ लिया कि सर यही तो वो फ्रेम है जिसकी बात इतनी देर से आप कर रहे हो, क्योंकि आपने एम स्मॉल एम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। वो क्या हो गया, इस फ्रेम के पार्ट हो गया, इस फ्रेम का पार्ट हो गया। अभी इसने ध्यान से पीछे देखा, इसने देखा कि हम लोग ने कहीं पर पेंडुलम को टच किया नहीं, किया ना टच। हमने किस पे बल लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ कार्ट पे बल लगाया, फ्रेम पे लगाया ना, फ्रेम के अंदर ही है, उसी का हिस्सा है पेंडुलम, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक बल लग गया। और यही तो बताता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा है ना, कि ऐसा फ्रेम जो कि क्या करे, एक्सेलरेट करे। फिर भूल गए, अगर फिर भूल गए फिर से याद करो, देखो लिखा होगा लास्ट में, क्या लिखा है, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो फ्रेम क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। फिर से देखो, इसको देखो ध्यान से, क्या ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है ना, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग हो गया ना, तो ये कभी भी इनर्शियल फ्रेम हो सकता है, नहीं हो सकता, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, फिर इसको देखो, ये ब्लॉक के ऊपर बल लगा, इसका मतलब ये ब्लॉक जिस पे रखे हैं, जिस पे मैं खड़ा हूं वही चलने लगे। ट्रेडमिल पे तो खड़े हुए हो ना कभी, है ना, जिस पे तुम खड़े हो वही मोशन में आ जाए, तो क्या नॉन इनर्शियल हो गया।
है ना, वो एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर करेगा, ट्रेडमिल में कंडीशन सुन लो ध्यान से, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तब नहीं, जब वो एक्सेलरेटिंग मोड में रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगा तब तो वो फिर से इनर्शियल बन जाएगा। भूल गए ये बात? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों केस में वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया में है ना, तो वो स्टेट नहीं चेंज कर सकता। एक्सेलरेशन कब आता है? जब आपकी वेलोसिटी बदलती रहती है, तभी मैंने यहां पर F लिखा और A लिखा। मैंने कभी वेलोसिटी की बात करी? नहीं करी ना। एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैरिंग वैल्यू है इसकी वेलोसिटी की, वेलोसिटी बदलती है तभी आपका एक्सेलरेशन आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये बल लग रहा है, तो बल लग रहा है कि ये भाई साहब के ऊपर पहले जो बल लग रहा था वो क्या लग रहा था? धरती माता वाला, दैट इज mg sin थीटा। लेकिन अब क्या हुआ? अब इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन, कैसे सिखाया था? जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम का, उसके विपरीत दिशा में बल है ना, सूडो फोर्स लगेगा। तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा F डैश, जो कि सूडो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, गलत है? सही है ना? अब इसका मतलब है सर इसका कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बनाओ। तो यार क्लियरली दिख रहा है, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो कंपोनेंट तुम रिजॉल्व करो, मैं वेट करूंगा। अभी करके दिखाओ, अभी सिखाना है तुम्हें, ये तुरंत करना है अभी के अभी। तो एक्चुअल में इसका एक हिस्सा कहां चला जाएगा? इस दिशा में, जिसके कारण ये mg sin थीटा को, अगर किसी चीज को दो तरफ से खींचे, दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है, तो वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे छोड़ेंगे देखो चला गया ना, तो यही चीज हो रहा है। तो ये जो इसके कारण एक इसका हिस्सा यहां आ रहा है जो ऊपर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, जबकि ये पूरा ब्लॉक मोशन में है, लेकिन वो छोटा वाला ब्लॉक रेस्ट पे बना रहेगा। और तुम क्या नहीं कर पाए पता है? तुम यही नहीं कर पाए थे, आज तुम कर लोगे। ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? फिर 9th में चलेगा, लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ा था, तो एंगल कैसे निकलेगा बताओ भैया? ये एंगल कैसे निकालोगे? ये तो मैंने पहले ही सिखा दिया था। कैसे सिखाया था? यहां से अगर mg वाली लाइन खींच दो, ये 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना था? थीटा। और इसमें एंगल कितना है? 90। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा? f डैश cos थीटा। और इधर क्या आ जाएगा? f डैश sin। ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने सिखाई थी पहले, थोड़ा आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास में पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर एक कोई आपका डायरेक्शन है, अब वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, इसको आप दो हिस्से में बांट सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर एक कोड बन रहा है थीटा, तो यहाँ से आप एक बना सकते हो f cos थीटा और एक बना सकते हो f sin थीटा। यही चीज हमने इस्तेमाल करी है। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको दिक्कत आएगी। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये आपको कंपोनेंट ऐसे ही याद करना है। ठीक है, रिविजन कराएंगे तो करा देंगे। चलो अब देखो भाई, दिखा तुम्हें कुछ, तो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ दो ही कंपोनेंट, mg sin थीटा और f डैश cos थीटा। ये कहां कैंसिल आउट हो रहा है सर? ये आपने ही तो सिखाया था, ये n भी तो है, और n क्या करेगा? इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक mg वाला कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, जो कि दोनों मिलके बराबर किसके हो जाएंगे? n की। तो इसका मतलब है कि सर y वाले की कोई जरूरत नहीं है, mg की जरूरत नहीं है, n की जरूरत नहीं है, f डैश की भी जरूरत नहीं है। तो बचेगा क्या? ये बचेगा। इसका मतलब है f डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg। और देखो अभी तो खेल खत्म कहां हुआ? f डैश के तो तुम्हें ऑलरेडी पता, दैट इज मास स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin। ये देखते जाओ। ठीक है, और एक और चीज देखो यहां पर, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन लो, खत्म हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर विच ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। यही आगे चल के बहुत क्वेश्चंस पढ़ोगे, यही पढ़ा दिया हमने। ठीक, नहीं नहीं मैम, आपने माइनस m में क्यों नहीं लिखा सर? f डैश की जगह पे कहाँ? वही सर जहाँ m में आपने पुट किया, m काटा ना सर f डैश की जगह। क्योंकि मैंने इक्वल टू में करके सॉल्व किया।
मैंने इक्वल टू नहीं कर दिया, हाँ। एक तरफ रहेगा नेगेटिव रहेगा, इक्वल टू 0 करो फिर फेंको इधर, बात तो ही हो जाएगी ना। चलो वैसे जो ये कह रही है लॉजिकली कोई और पकड़ना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए था, अच्छी बात बोली इसलिए बता रहा हूँ। इसने पकड़ लिया कि सर डायरेक्शन तो अपोजिट था ना, आपने ही फॉर्मूला लिखवाया था माइनस ऑफ m इनटू a, तो लो भाई यहाँ पे हिसाब से जो ये फोर्स, ये अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब इतना सा निकलेगा सिर्फ कि ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ना, अपोजिट लग रहा है ना, बस और कोई बात थोड़ा ना है। बाकी ये कहे बिल्कुल सही बात रही है, ठीक है। तो यहाँ एक माइनस साइन लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना थीटा के लिए। संस्कृति और इकरा। नहीं इकरा तो पॉसिबल नहीं ना, उसके बाद फोन ही नहीं होता इस टाइम पे। एब्सेंट उसको मार्क मत ही करिए, बाद में वीडियो देखती बेचारी, ठीक ठीक है। डन, समझ में आया, इंपॉर्टेंट जो था वो समझ में आ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं, फिर ये मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, क्या है, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ये तो करके आ रहे हो अभी है ना, फिर से सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग का मतलब क्या है, यही वाला केस है, इनिशियली ये फिगर बना हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा किए तुम आगे नहीं बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, ऑफ अ ट्रेन, हमने क्या किया, ट्रेन है ये, क्या भाई, ट्रेन का एक बोगी है, कोई बात नहीं, विथ एन एक्सेलरेशन a, बोगी का एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये क्या बन गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये नॉन इनर्शियल याद रखना, तो मतलब यहाँ कोई आपका न्यूटन का नियम नहीं लगने वाला, अपने को दिमाग किस पे लगाना है, सूडो फोर्स के ऊपर। फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये थीटा है, एंगल क्या निकालना है, थीटा, ये थीटा दिख रहा है ना, ठीक। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है पता है आपको, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो। चलिए, तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन क्या होता है, तनाव, किसके अंदर, किसी भी रस्सी के अंदर तनाव होता है ना, जैसे देखो अब इसको अगर हम खींच दें तो टाइट हो गया ना, इसके अंदर अब क्या हो गया, टेंशन, अभी छोड़ दिया तो टेंशन नहीं है सर, है ना, जब इस पे बल लगेगा तभी टेंशन, तो इसका मतलब बल लगेगा यहाँ पर तभी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। जरा देखते हैं, इसका एपीडी बनाते हैं, तो ये किसी को इसमें दिक्कत, और आपके लिए बेटा से बता रहा हूँ, आपने अच्छी बात बताई इसलिए बता रहा हूँ कि जब सूडो फोर्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो मान के चलेगा कि एक्सेलरेशन सूडो फोर्स का जो लग रहा है, अब उसमें मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, तो न्यूमेरिकल में एक गलती हो जाती है। जैसे तुमने बात एकदम लॉजिकली सही बोली, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि जब हम सूडो फोर्स के रेस्पेक्ट में देंगे तो वही मेरा पॉजिटिव, जैसे हम पढ़ते आए थे ना, मोशन में पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में अपना मोशन होगा वही, है ना, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, वही हमारे लिए पॉजिटिव। तो जब सूडो के रेस्पेक्ट में आ गए तो मेरे सूडो फोर्स ही मेरा फोर्स है, क्योंकि मैं पेंडुलम को देख रहा हूं, है ना, क्योंकि ये वाला एक्सीलरेशन तो फ्रेम पे लग रहा था, समझ में आया। और ये भी एक रीजन है कि मैंने उसको पॉजिटिव रखा, और जब मैं थीटा कहूंगा तो मैं फिर से कहूंगा कि थीटा तो इस ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे ना, ठीक है, तो वहां निगेटिव लोगे तुम, समझ में आया, इसीलिए वहां ए अपॉन जी लिखा था, और वही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाएगा, जो पीछे करके आ रहे हैं डायरेक्टली यूज हो जाएगा। चलो बहरहाल इसको करके देखना, तो इसमें सिंपल लॉजिक है कि सर मुझे पेंडुलम का एफबीडी बनाना है, मैं उसको अलग कर लूंगा, ठीक है। तो पेंडुलम यहाँ पर अगर फिगर नहीं आता, फिगर ये वाला देखो, ये वाला अच्छा फिगर है, ठीक। जब ये रेस्ट पे था, ये फ्रेम रुका हुआ था, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो इस पे कोई बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये मोशन में आया सर, इस पे एक बल लगने लगा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, m इंटू ए, क्लियर है। जब इस पे बल लगेगा तभी तो कोण बनेगा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जाएंगे तो मैं इसी पेंडुलम को निकाल कर इस पर एक एफबीडी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला एफबीडी मैं यहाँ बना दूं, ठीक है। देखो तो मेरा पेंडुलम ये है, ठीक, ये रस्सी लगी हुई है, ठीक है, मेरे काम की चीजें बनाऊंगा। तो इस रस्सी के अंदर ही टेंशन होता है ना, मैंने क्या सिखाया, तनाव कहाँ होता है, स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। तो मैं इस रस्सी की जरूरत है कि नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे टी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत, शुरुआत अच्छी है, ठीक। और ये क्यों आया, क्योंकि दो चीजें हैं सर, एक तो बल लग रहा है एम, और एक धरती माता भी तो है, ठीक। और यहां पर से एक एंगल बना लो थीटा, ठीक है, सही है। अब इस एंगल को निकालना है तो सारे कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो सर दो समांतर रेखाएं यानी कि टू पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है, तो जो एंगल यहां बनाएगी उतना ही एंगल, ये बात सबको पता है। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर
मैं यही यूज करने वाला हूँ, देखते रहना। ये रस्सी मैंने इसीलिए बनाई थी, यहाँ पर बना दिया तो एक और समानता देखा मैंने, यहाँ खींच दी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, टू पैरेलल लाइंस बन गई। ठीक, तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। तो जो थीटा यहाँ बन रहा है वही थीटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब मैं किसको मिटा दूंगा, इसको मिटा दूंगा, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा टी। तो यहां से क्या बनेगा, मैंने कैसे कहा था, एंगल को बंद करो टी कॉस, एंगल को खोलो तो बनेगा टी साइन। तो टी को उड़ा देंगे कि नहीं अब, क्योंकि टी को जब दो टुकड़ों में कर लिया तुमने तो टी की क्या ही जरूरत है। अब बताओ आसान है कि नहीं है, यही इतनी पॉसिबिलिटी है ना। और क्या निकालना था, थीटा। तो दो ही इक्वेशन बनेंगे सर, आपने ही सिखाया था। क्या सिखाया था भैया, देख लो आप ही, जब अपोजिट होंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एरो, आपने किसे टग ऑफ वॉर है ना, दो अपोजिट हैं, ठीक है, और पेंडुलम रुका हुआ है, पेंडुलम कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं तभी पेंडुलम कहीं नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से ऊपर और नीचे जो लग रहा है वही बराबर रहा होगा तभी तो, है ना। तो इसका मतलब है इन सबको सिर्फ इक्वल टू करना था। दो इक्वेशन बनेंगे, क्या बनेगा, एक टी साइन थीटा बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर 1, दोनों एक दूसरे के बराबर। और एक कौन सा बनेगा, टी कॉस थीटा बराबर, क्या क्वेश्चन है यार, ये तुम्हें पहले नहीं सिखाया। इधर देखो, जिसको नहीं आ रहा है तुम देखो ध्यान से, देखो टी टी कट जाएगा डिवाइड करने पर, tan थीटा बराबर ए अपॉन जी, पीछे ही कर दिया मैंने तो। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, इतना ही सवाल है ये, ए अपॉन जी, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ, बना लो फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए अब इसका मुझे दूसरा पार्ट सॉल्व करना है जिसमें लिखा हुआ है टेंशन निकालो। तो दो इक्वेशन अपन ने बनाए थे, कौन कौन से, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए और टी कॉस थीटा, ये लिख लेता हूं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। वेरी गुड। अब एक चीज मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होना चाहिए मेरे काम में, दिक्कत करेगा। ऐड तो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, टी साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा में ये साइन थीटा कॉस थीटा दिक्कत करेगा। तो मेरे दिमाग में एक और चीज आएगी, अगर ये साइन स्क्वायर होता और ये कॉस स्क्वायर होता तो टी कॉमन लेते और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो ना, यही कर लो, स्क्वायरिंग, क्या लिखा मैंने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले क्या करो, स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ये जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया ना। स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो टी साइन थीटा को मैंने होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू एम ए का भी होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो कैसा दिखेगा ये, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, एम स्क्वायर या एम ए का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, प्लस फिर दूसरा वाला एम जी का होल स्क्वायर। सिंपल है कि नहीं है। तो टी स्क्वायर को कॉमन अगर ले लूंगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही डायरेक्टली यूज कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आप कॉमन लेके क्लियर हो रहे हैं, टी स्क्वायर निकल जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बचेगा, एम स्क्वायर, तो इधर मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ध्यान से देखो एम स्क्वायर पहले वाले टर्म में भी है और दूसरे वाले में एम स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं अगर स्क्वायर टर्म को क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और अगर रूट लगता है और कोई भी स्क्वायर वाला नंबर अंदर है तो बाहर आ सकता है ना, और जो एडिशन में वो नहीं आ सकता है ना, सब पता है ना। तो t बराबर क्या आ जाएगा, m अंडर रूट, क्यों ऐसा m कैसे बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर में था, रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में रहेगी तो वो बाहर आ जाएगी। बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, क्योंकि सर ये एडिशन में था ना, अकेले होता तो ये भी निकल जाता, लेकिन ये एडिशन में था इसलिए फंस गया, क्लियर है, ये इसका आंसर है। कोई डाउट, डाउट बचना नहीं चाहिए।
आगे बढ़ जाए, नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन तो करके दिखा देना यार। ये क्यों रुक गया, नाराज हो गया क्या? ये कह रहा है हम भी नहीं चलेंगे, है ना? क्या है ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग फिर से करोगे, अभी कराया मैंने ये, ठीक है? क्या है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन शुड बी, बस उल्टा पूछ दिया है। क्या कह रहा है, उल्टा पूछ दिया है। कह रहा है व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज। वेज किसको कहते हैं, इसको, ये जो ये प्लेन था इसको वेज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, इसका एक्सीलरेशन नहीं बताया आपको। क्या नहीं बताया, एक्सीलरेशन, जिसकी मदद से तुम सूडो फोर्स निकालते थे। क्या कह रहे हैं, आपको ए अननोन कर दिया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। कह रहे हैं सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन वेज रिमेन्स एट रेस्ट सच दैट कि ये जहां पर है वहीं पर बना रहे। तो एफबीडी जो तुमने बनाया था उसी में ए का ये फॉर्मूला निकालो, अब बाकी चीजें तुम्हें नोन है, ठीक है? बस एफबीडी बनाना है, परेशान मत करो ज्यादा। कैसे, ये लास्ट में आया था ना, ये देखो, जिसको अभी भी नहीं आता, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, a अपॉन g, तो a इज इक्वल टू g tan, यही तो निकालना है रे। इसमें क्या दिक्कत है तुम लोग को, ये नहीं आता है? वो बात अलग है कि बता दी हमने। तो एफबीडी बना के दिखा दो तुम, तभी छोड़ेंगे हम। एफबीडी बनाओ बस, एफबीडी अब मैं नहीं बनाऊंगा। और सारे कंपोनेंट चाहिए मुझे, mg भी चाहिए, mg sin थीटा, mg cos थीटा, n भी चाहिए और सूडो फोर्स भी चाहिए, ठीक है? सारे कंपोनेंट चाहिए। बनाए कि बना रहे हो अभी भी? चलो देखो, कि बना रहे हो, रुके कि बना रहे हो? चलो ठीक है, बस हम ये ब्लॉग बना के छोड़ देते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ मेहनत कर लो, बस कॉपी पेस्ट ही करनी है, ट्राई तो करो, हम तो बना ही रहे हैं। बनाना सीख लो लेकिन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से बता रहे हैं। देखो एक चीज याद कर लो कि हमेशा mg क्या होगा, x एक्सिस अगर होती है हॉरिजॉन्टल, ये वाली x एक्सिस होती है तो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? तो सबसे पहली लाइन वही खींचा, बाद में मिटा देना, वो बात अलग है, पहले खींच लो। इससे क्या फायदा होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? अच्छा इधर ये वाला जो प्लेन है ना, ये देखो ये सरफेस है ना, जैसे ये फ्लैट सरफेस है ना, वैसे ही इस ब्लॉक के लिए ये सरफेस है, जैसे मेरा हाथ हो गया, ठीक है? तो जो भी लाइन मैं यहाँ खींचूंगा वो इसके पैरेलल खींचूंगा, जितना एंगल ये लाइन बनाएगी उतना एंगल एफबीडी में बनाएगी। तो अगर मैं प्लेन के साथ एंगल बनाऊंगा, तुम्हें कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखना है कि यही एंगल मेरे जो भी फोर्स कंपोनेंट होगा उसके साथ भी बनेगा, ठीक? छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। तो अगर ये थीटा, तो एक ट्राइंगल को अलग कर लेता हूँ, है ना? एक ट्राइंगल को मैंने अलग कर लिया, ये थीटा हो गया, ये mg वाली लाइन है, तो ये कितना होगा 90, तो बचा कितना 90 माइनस, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में 180, तो 180 में से 90 प्लस थीटा घटाओगे तो बचेगा क्या, 90 माइनस थीटा, इतना ही बचेगा, ठीक है? अच्छा 90 माइनस थीटा बचा, तो इसका मतलब है कि अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाए, ध्यान सुनना, तो इसका मतलब है ये जो इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते हैं, खींच दें, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इतना एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा। हम 90 लिख रहे थे, नशे में हो गए। ये कितना होगा, थीटा, ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये एंगल कितना है, ठीक? तो मैंने क्या सिखाया था कि एंगल को बंद कर रहे हो, तो अगर ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दोनों लाइन को बंद करोगे तो एक के ऊपर एक हो जाएंगी। तो क्या सिखाया था, कब कंपोनेंट कौन सा बनेगा, इसकी वैल्यू mg है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है? सिंपल। फिर क्या सिखाया था कि अगर mg cos थीटा है तो इसी के परपेंडिकुलर लाइन होगी जो होगी mg sin थीटा, मतलब किसी का cos कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन आंख बंद करके खींच दो। और एक और तरीका है, ये नहीं समझ में आया जिसको, उसके लिए जो दो लाइन के बीच में एंगल बना थीटा, तो इस एंगल को खींच के 90 डिग्री तक ले जाओ। तो कैसे ले जाओगे, इसको पकड़ के आगे ले जाओगे, है ना? कब तक, जब तक ये 90 डिग्री ना हो जाए, और उसी लाइन को कहेंगे mg sin थीटा, या फिर जो भी वो वैल्यू आपकी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। mg के यहाँ कुछ और आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं रट गए mg करेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू है। इस लाइन की वैल्यू कितनी है, mg, इसीलिए जब इसको मैंने खींच के ले गया 90 तक, तो क्या बन गया ये mg sin थीटा। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना? चलो ये काम इसका हो गया mg का। तो
हमने क्या सीखा, जब भी काम खत्म हो जाए तो मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, काम खत्म इनका, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको मिटा दो। ठीक इसी प्रकार से अब इसके ऊपर एक बल लगेगा, अगर ये ब्लॉक मोशन में है सर और इसका एक्सेलरेशन a है तो एक बल m के ऊपर लगेगा जो कि a के विपरीत होगा। तो मुझे a के वैल्यू नहीं पता, लेकिन मोशन कर रहा होगा ना, तभी तो a निकालेंगे। तो इसका मतलब सर इधर भी तो एक बल लगेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, m into a, है ना। फिर से एक परेशानी आ गई, सर इन दोनों लाइन के बीच कितना एंगल होगा, तो कोई बात नहीं, निकालते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये लाइन x के परपेंडिकुलर पैरेलल है, अरे इसके तो पैरेलल ही है ना, तो y के ये परपेंडिकुलर हो सकती है। चलो जरा फिर से इसका एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालना सिखाया था हमने, यहां से सिखाया था। तो अगर मैंने यहां से एक लाइन खींच दी तो ये क्या हो जाएगी, x के परपेंडिकुलर, और अगर इसके परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन है और अगर एक लाइन इसको कट कर रही है तो दूसरी लाइन को कट करेगी तब भी उतना ही एंगल बनाएगी, यही तो सिखाया था मैंने, है ना। दो अगर समांतर रेखाएं यहाँ पे पैरेलल लाइन होगी, भाई से याद कर लो, तो पहले अगर एक कोई सिंगल लाइन है जो दोनों को कट कर रही है तो दोनों पे बराबर कोण बनाएगी, दोनों बराबर एंगल बनाएगी। अगर पहले पे 90 दूसरे वाले पे भी 90, ओके। तो इसका मतलब है कि ये MA वाली लाइन और इसके साथ कितना एंगल बन गया, ये 90, ठीक है। और ये एंगल कितना था, तो बचा कितना, काम बन गया। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा यहां से एक, फिर से मैंने परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर, मैंने ये mg cos थीटा के परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक। फायदा क्या हुआ, तो मैंने देखा यार mg cos थीटा और ma मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 माइनस थीटा, बचा कितना, थीटा, बिकॉज ये पूरा एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल कितना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब मैं जितना काम हो गया उसको हटा दो, है ना, इन सब की जरूरत है नहीं, हमें तो ma के साथ थीटा चाहिए था ना। तो ma को बंद करेंगे तो क्या बनेगा, ma cos, ये क्या बन गया, ma cos, और अब ma को जब ओपन करेंगे कहाँ आएंगे, mg cos थीटा पे, तो इसी पे एक और एरो बन गया जो कि होगा ma sin, सब हो गए, कुछ बचा तो नहीं है, बचा है, ध्यान देना, हम फंसाते रहते हैं हमेशा, यस एक ही बचा हुआ है, दैट इज, ये प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने करवाया सर, ठीक। और आपको भी पता है जरूरत आपको इसकी इतने की नहीं है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ ma cos थीटा और mg sin थीटा, एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है कि सर अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब है कि जो mg sin थीटा वो बराबर है ma cos थीटा के, तभी ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे से खींच रहा है वो ऊपर से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं, तो बराबर बल लगा रहे होंगे तभी तो रुका हुआ है ना। तो इस और n और ये क्या है सर, तो ये n इसको कैंसिल कर रहा है, तभी तो ब्लॉक कहीं ऊपर नहीं उठ रहा है इससे, क्योंकि ऊपर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है। और अगर ब्लॉक आपका सरफेस को, सतह को नहीं छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि n बराबर क्या होगा, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, और ये क्या कर रहा है, इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा, लिख देते हैं भाई आपके लिए, ma cos थीटा बराबर mg sin, अब m को चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर sin थीटा है तो cos थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और g को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, अरे ये बना तो है, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, a बराबर, बताओ नहीं आता था किसी को ये, तो काहे नहीं कर पाए, कैसे कह रहे हो आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बस आप लोगों को आता तो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने भरोसा ही नहीं कर पाते हो, बताओ। ये तो क्लासरूम है, एग्जाम में क्या होगा बॉस, क्लासरूम में तो गलतियां कर सकते हो ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या है, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट ब्लॉक, हाँ ठीक है, क्या लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से, कह रहे हैं व्हाट हॉरिजॉन्टल, मुझे लगा कि एक सेकंड के लिए क्वेश्चन सेम है लेकिन नहीं, अलग अलग है। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, फिर से कितना एक्सेलरेशन हम इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करें सच दैट द वेज, सो दैट ब्लॉक, जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, अब यहां से देखो, वेज फॉल्स फ्रीली, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब उसके बाद कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ धरती की माता का बल लग सकता है और कोई बल नहीं। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ, तो लगाओ दिमाग, बढ़िया क्वेश्चन है।
एक्सेलरेशन ए निकालना है तुम्हें। जल्दी करो, ट्राई करो, 1 सेकंड के अंदर ट्राई करो, गलती करोगे तो हम बता ही देंगे। तो यहाँ सिंपल एम है हमारा कि ब्लॉक को अगर फॉल करना है फ्रीली तो एक ही कंडीशन है, हम लोग ने मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, कोई भी ब्लॉक अगर एक हाइट से रिलीज किया जाए, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगे जो कि वो mg, इसी कंडीशन कहते हैं फ्री फॉल कंडीशन, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल करता है, किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ mg के अंदर। और जब तक ब्लॉक इस वेज के ऊपर रखा है तब तक mg लग नहीं सकता अकेले, है ना, क्योंकि सूडो फोर्स भी लग जाएगा। तो सबसे पहला टास्क है कि इसको अलग करना है, किससे, हमारे वेज से। तो वेज से अलग करने के लिए हमने ध्यान से देखा तो पिछले केस में जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या था ये, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने कंपोनेंट बनाए थे तो यहाँ पर ध्यान से देखा तो ये पाया, देख रहे हो सिस्टम है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ जब हम लोग ने वीडियो अच्छे से बनाया था तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ ध्यान से देखा, एक आ रहा था mg cos थीटा और एक आ रहा था mg आएगा कदों नशे में पढ़ रहे हो, एक गलती हम करें सब साथ में करेंगे, है ना। ma sin थीटा, ये एडिशनल फोर्स किसका था, सूडो का था ना, इसकी मदद से ब्लॉक और ज्यादा अटैच हो गया था हमारे वेज से। और हमने अभी पहले ही बताया कि इसको डिटैच करना है, तो हमारे कंट्रोल में mg तो नहीं है, mg तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन कंट्रोल में है, सूडो फोर्स तो है ना हमारे कंट्रोल में। तो हमने कहा कि a का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ma sin थीटा का डायरेक्शन भी तो पलट जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा जो हमारा फोर्स लग रहा था किसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको पलट दिया। मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म को अब इस डायरेक्शन में खींचो, तो क्या होगा, सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ma के ऊपर, कहां, बाहर की तरफ, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा आपका नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एक बन जाएगा आपका ma sin थीटा, है ना। नीचे की तरफ कुछ नहीं आता जिसको वो कह सकता है सर mg cos थीटा की sin थीटा, mg sin थीटा तो बना ही लेंगे। और साथ साथ में एक और नया भाई साहब आ गया, दैट इज ma cos, तो mg sin थीटा और इसके प्लस कर दीजिए ma cos थीटा। मेरा पहला सवाल, ये ma cos थीटा एक्सप्लेन करो मुझे कोई, कि यहाँ पर cos थीटा इधर क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो उसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने एंगल निकाला था 90 माइनस थीटा। सर इस वजह से क्योंकि ये जो ma है ऊपर ma sin थीटा उससे 90 डिग्री, जब हम लोग डाउन जो ma को हम लोग नीचे पूरा हम लोग लाएंगे, ma की वहां पे 90 डिग्री हो जाए तो वहां पे बस हो गया ना, टाइम वेस्ट कर दिया मैं, टाइम 90 माइनस सुनो पहले, सुनो मैं इतना सिंपल सिखाया था मैंने। एक ऐसे लाइन खींची थी, एक लाइन ऐसे खींची थी, है ना, फिर एक लाइन ऐसे खींची थी। मैंने क्या सिखाया था, ये अगर थीटा है तो सुन ले भाई, सुन ले, ठीक है, ये है ना, काहे ये बुद्धि नहीं लगा रहे हो, इतनी अच्छी तुम्हारे क्लास में तुम्हें सिखाई गई है फिर भी नहीं देख रहे हो। देखो हम यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने ध्यान से जब देखा, मैंने कहा ये वाली लाइन x है और ध्यान से देखा ma भी इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो दो लाइन मैंने ऐसे खींच ली, क्या गलती कर दी, है ना। अब मैंने जब ध्यान से देखा तो ये प्लेन जो भाई साहब वो ऐसे कट कर रहा है, यहाँ अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ कितना बनाएगा, काम बन नहीं गया, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना भी मेरा भी। ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना एंगल आएगा, मैंने क्या सिखाया था, जितने भी कंपोनेंट इस लाइन के पैरेलल होंगे वो सेम एंगल बनाएंगे जो ये लाइन बनाएगी। तो अगर प्लेन यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो mg sin थीटा वाली लाइन भी क्या कर रही है, थीटा एंगल बनाएगी, किसके साथ, ma के साथ। तो क्या बनेगा, ma cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भाई, बनेगा कि नहीं। ये एंगल कितना है, थीटा। तो जब ये थीटा है सर तब ये ma cos थीटा, और इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ma sin थीटा। अब समझ में आया, ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ा रहे हैं तुम कुछ और ही पढ़ रहे हो, क्यों। अब तुम इतनी लंबी कहानी बताते क्या करेंगे सुन के, हमें तो ये दिख रहा है ना। पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि चीजें आसान हो, कठिन ना हो जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो पढ़ने का मतलब नहीं, समझे। तो करो, छापो, बस सुंदर सुंदर कॉपी बना के रखो। सुंदर कॉपी अच्छी नहीं लगती हमको, हमारी खुद नहीं रही कभी, तभी तो दिमाग है। इसी छोटा भाई पढ़ा रहे हो, मतलब एक ही फीस पे दो लोग पढ़ा रहे हो तुम। साथ में चेक करा के लाया करो यार क्या होता, घर पे जाके फेयर बनाओ, पहले पढ़ लो। गजब यार, एक ही फीस पे सबको पढ़ा रही है।
खुद भी पढ़ रहे हैं, भाई को पढ़ा रहे हैं, तो फोन भी दिखाओ उसको, तो लाइव आ जाएगा ऐसी बात। लाइव जो है वो क्लास वही करता था घर पे बैठ के। मैं लाइव के नाम से था। चलो चाहिए करो, ठीक है। इसका मतलब ब्लॉक क्या हो जाएगा, ma sin थीटा की वजह से इससे डिटैच हो जाएगा और उसका इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। सूडो फोर्स एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ mg लगेगा, तब ये फ्री फॉल करेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पहले ढूंढिए। तो अगर मैं बात करता हूं फ्री फॉल की, तो जैसे ही फ्री फॉल होगा फॉर फ्री फॉल क्या हो जाएगा, फ्री फॉल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से डिटैच हो चुका है, जैसे ही सरफेस से हटेगा तो सरफेस के कारण एक बल लगता है, दैट इज कॉल्ड n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब इक्वेशन कैसा दिखेगा, 0 प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, mg cos हो गया कि नहीं हो गया। क्या मुझे इस वाली लाइन पे जो फोर्स है उसकी जरूरत है, नहीं, मुझे तो इसको डिटैच करना है ना, और ये वाली लाइन वाला फोर्स तो सिर्फ इसके प्लेन के साथ चला रहा है, तो इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मेरे काम का ये नहीं है, मुझे जो चाहिए सिर्फ उससे मतलब रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, भाई बताओ बताओ ना, एम कट जाए कि नहीं कट जाएगा, तो यहाँ फिर से लिख देते हैं ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos। अब ये mm कट जाएगा, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स। देख रहे हो सब ऐसे करते हैं। उल्टा चल रहा है सिस्टम, तुम्हारा दूसरा चल रहा है। कॉट ही तो आएगा, tan इनवर्स तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं, सॉरी वाली सॉरी क्या है ये किसने बनाया है भाई ऐसा शब्द, है ना, है ये क्या सिस्टम है, बड़ी मेहनत से इक्वेशन बनाया और सब सिस्टम ये सॉरी बोल के निकल गई, है ना, ये क्या सिस्टम है, ये मतलब कुछ भी सॉरी सॉरी क्या चाटा ने यार। साइन थीटा ये कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट को अगर चाहे तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसके दो फॉर्मूले बन गए, तो a बराबर g कॉट थीटा, और क्या हो सकता है a बराबर g/tan, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, यही आप फॉर्मूला यूज करिए टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हिच ऑब्जेक्ट क्या करे, फ्री फॉल मोशन में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको सिर्फ वही एक्सेलरेशन बताना है जिसकी वजह से व्हिच क्या करे, आपका डिटैच हो जाए ब्लॉक के, समझ में आया, तो ये लिख लो। लास्ट टॉपिक है आज का मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिखो भाई जल्दी करो यार, पूरी क्लास स्लो कर दी तुमने, अब तुम वीडियो से भी लिख सकते हो यार, हम लोग का एक टॉपिक रह जाएगा। चलो चलो देखो, अच्छा इस पे ये चीज में किसी को डाउट हो अभी तो पूछ लो मुझसे, हाँ बस 2 मिनट छोड़ रहे हैं, 2 मिनट। हाँ भाई ये एफबीडी किसी को समझ ना आ रहा हो तो बताओ मुझे, तब तक हम लिख देते हैं। क्या लिखा था, रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज, इसको एम ए कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है लोड अपॉन एफर्ट। लोड क्या है, जिसको आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एफर्ट क्या है, जो आपने फोर्स एक्सर्ट किया उसको, जो भी स्टेट आप मेंटेन करना चाहते हैं वो, इसके रेशियो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ प्लेन की बात करें, इस प्लेन के आने से क्या मैकेनिकल एडवांटेज मुझे मिली, टू लिफ्ट अप या फिर टू मेक श्योर कि ये अपनी जगह पे बना हुआ है क्या, मास m, तो मुझे क्या कुछ कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ हेल्प मिलेगा, तो उसको चेक करते हैं। तो मुझे एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि यस इसमें मेरा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, बिकॉज ये mg के 2 हिस्से हो जा रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, इसके 2 हिस्से, अगर मैं इस ब्लॉक को डायरेक्टली उठाता तो मुझे क्लियरली यहाँ पे पता है ये mg के बराबर मुझे बल लगाना पड़ता, अब जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, mg sin, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो लिखो फिर क्या आ जाएगा, लोड कितना है तुम्हारा, लोड तुम्हारा हो गया
mg और एफर्ट कितना है, एफ की वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा mg अपॉन mg sin थीटा। तो ये mg कट गया, मतलब 1 अपॉन sin, यानी कि ये किसके बराबर है, कोसेक। तो फॉर इंक्लाइंड प्लेन मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया। यहाँ लिख रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर इंक्लाइंड प्लेन, या फिर इसको एक और नाम जाना जाता है जो अभी आपने सुना था, वेज। ठीक है, समझ में आया, ये है तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज। तो कोई भी मशीन आप यूज करते हो उसका एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो आपको क्या करता है, मैकेनिकली सपोर्ट करता है। मैकेनिकली का मतलब क्या होता है, फिजिकली आपको अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो आपको मशीन आप क्यों यूज करते हो, इंसान मशीन क्यों यूज करता है, अपने आप को बताओ काम से बचाने के लिए, है ना, ताकि वो मेरी जगह वो काम कर दे, है ना। जैसे पहले लोग गर्मी लगती थी गांव में तो बेना चलाते थे और अब एसी चलाते हैं। तो एसी क्या कर रही है, हमारे लिए हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें एफर्ट लगाने से बचाना। हाँ, एफर्ट तो अभी भी लगा रहे हैं, बिजली बिल नहीं दे रहे हैं। सर दूसरे वे में लगा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, ये हो गया क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा आज क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। पीछे कर दीजिए।